नमस्कार दोस्तों। सो बिफोर वी जंप ऑन टू द मेन टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट को देख लेते हैं। 2019 में हर साल की तरह फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज की एक लिस्ट आई थी, जिसमें फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि चाइना की सबसे ज़्यादा कंपनियां उस लिस्ट में है। 129 कंपनीज चाइना की 2019 में लिस्टेड थी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में, जबकि यूएसए की 121 कंपनियां। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि चाइना की इतनी सारी कंपनियां फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में लिस्टेड थी। बेसिकली अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो चाइना की सिर्फ 43 कंपनियां लिस्टेड थी, और 30 साल पहले की बात करें तो ओनली 8 कंपनीज वर लिस्टेड ओवर दी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज। तो इतनी बड़ी पावर चाइना ऑलरेडी बन चुका है। तो इसलिए हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद यूएसए की कंपनियां और जापान की कंपनियां और काफ़ी सारी कंट्रीज़ की कंपनियां चाइना को क्यों छोड़ रही हैं और उसके पीछे क्या रीज़न। सबसे पहले बात हम जापान की कर लेते हैं। जापानीज गवर्नमेंट बेसिकली $2 बिलियन की असिस्टेंस दे रही है टू शिफ्ट देयर प्रोडक्शन आउट ऑफ चाइना एंड ब्रिंग बैक देयर प्रोडक्शन इनटू जापान और बेसिकली टू सम साउथ एशियन कंट्रीज। तो जापान ऐसा क्यों कर रहा है, बेसिकली इसके पीछे एक रीज़न है। जो जापान के 25.8% इम्पोर्ट्स है, यानी जो भी जापान में मैन्युफैक्चरिंग होती है, रॉ मटेरियल जहाँ से आता है या जो भी पार्ट्स जापान में आते हैं, वो 25.8%, यानी जो 1/4 सामान है वो केवल और केवल चाइना से आता है। तो बेसिकली जब चाइना में ब्रेकआउट हुआ कोरोना वायरस का फरवरी में, तो जापान में जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी होल्ड पे आ गया था, काफ़ी रुक गया था, जिस वजह से जापानीज में काइंड ऑफ स्टॉपेज हो गई थी प्रोडक्शन की। जिस वजह से जापानीज गवर्नमेंट ने सोचा कि इतनी बड़ी डिपेंडेंस जो चाइना के ऊपर है वो वहाँ से ख़त्म करी जाए और जो प्रोडक्शन है वापस जापान में या कहीं साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में शिफ्ट करी जाए, जिस वजह से उनकी डिपेंडेंस है जो चाइना में वो ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी डिपेंडेंस है जापान की। जो 25.8% इम्पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के, जो जापान के हैं, वो केवल चाइना से आते हैं। तो बेसिकली दिस इज द रीजन व्हाई जापान इज शिफ्टिंग द प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना। तो बेसिकली दिस इज ऑलमोस्ट बिकम एन आर्टिकल ऑफ फेथ व्हाई यूएस कंपनीज आर शिफ्टिंग देयर प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना, वेयर चाइना जो है वो एक सुपर पावर बनना चाहता है, सुपर इकोनॉमी बनना चाहता है। बेसिकली जो यूएस है वो नहीं चाहता कि चाइना उनको लीड करे, एक सुपर इकोनॉमी बने जैसे यूएस है आज की डेट में। सो इसलिए जो यूएस की कंपनी है वो शिफ्ट कर रही है चाइना से प्रोडक्शन। और बेसिकली आप एक लिस्ट देख सकते हैं कि कितनी कंपनी शिफ्ट कर रही है प्रोडक्शन चाइना से, और कितनी कंपनी विलिंग है इंडिया आने में, और कितनी कंपनी विलिंग है साउथ एशियन कंट्रीज में जैसे कि वियतनाम या थाईलैंड वहाँ जाने में। सो बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों कंपनी इंडिया में कम विलिंग है और वियतनाम वगैरह जैसी कंट्रीज में जाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जबकि वियतनाम वगैरह में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, पर फिर भी दे वांट टू शिफ्ट द प्रोडक्शन टू दैट कंट्री, नॉट इंडिया। बेसिकली वी हैव टू एनालाइज दिस डिस्कशन एंड दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो इंडिया को पीछे कर देता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहता है। अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो हमें 9% की जीडीपी ग्रोथ के साथ लगातार 5 से 8 साल तक बढ़ना पड़ेगा। अभी तो जीडीपी ग्रोथ है जो है वो तो 2% भी नहीं चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। इससे पहले भी हमारी जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही थी, वो सिर्फ 4% था। अगर हम बेसिक एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में वो सिर्फ 100 एयरपोर्ट्स हैं जो कमर्शियल फ्लाइट्स को ऑपरेट करते हैं। वैसे तो 426 एयरपोर्ट्स हैं, पर जो कमर्शियल फ्लाइट्स को ऑपरेट करते हैं वो सिर्फ 100 एयरपोर्ट्स हैं। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन पे 100 एयरपोर्ट्स, जबकि यूएसए है वहाँ पे ऑलमोस्ट 20,000 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से 503 एयरपोर्ट्स कमर्शियल फ्लाइट से ऑपरेट करते हैं। सो बेसिकली 30 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर 500 एयरपोर्ट्स और 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के ऊपर सिर्फ 100 एयरपोर्ट्स। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंप्रूवमेंट है वो इंडिया को चाहिए। सेकंड बेसिक एग्जांपल है पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। 89th रैंक है इंडिया का इंटरनेट कनेक्टिविटी में। अगर हम वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा रैंक है इंडिया में काफ़ी स्पीड भी बहुत बेकार है, और जो रैंक है वो तो है ही। बेसिकली जो थर्ड पॉइंट है वो वर्क फ्रॉम होम का पॉइंट है। बेसिकली जब कोरोना वायरस के पेंडिंग में जब सारी कंपनीज को बोला गया कि आप घर से काम कीजिए, 54% कंपनियां ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती, बिकॉज उनके एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, डेस्कटॉप्स नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को यही नहीं पता कि स्काइप, जूम या फिर वेबएक्स जैसी ऑनलाइन मीटिंग्स ऐप्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो ये सारा ओवरऑल इम्पैक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा होता है किसी भी एक फॉरेन कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया में। बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या बात कर सकते हैं। हेरिटेज साइट्स होती है हमारे इंडिया में, वहाँ पे अगर हेरिटेज साइट है तो उनको अच्छे से टेक कर नहीं किया जाता, वहाँ पे होटल्स नहीं होते, वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो यही सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स हैं जो बेसिकली हमें improve करनी पड़ेगी to attract more and more companies in India. Let's quickly move on to certain and see certain factors that may attract certain companies and set up their business in India. First is corporate tax. Basically जो existing corporate tax structure है existing कंपनी के लिए वो है 22%,
और न्यू कंपनी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो है 15% से 25% तक। सो बेसिकली ऑन एन एवरेज हम देखे जाएँ तो 25% जो कॉर्पोरेट टैक्स है इंडिया में वो काफ़ी स्टेबल है 2019 के बाद। पहले 30% होता था पर अब 25%, तो काफ़ी स्टेबल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील जैसी कंपनियां जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अराउंड 30% तक टैक्स चार्ज किया जाता है, तो काफ़ी स्टेबल है इंडिया में। सेकंड पॉइंट इज़ ग्रोथ पोटेंशियल। जो इंडिया है वो बेसिकली आज की डेट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर धीरे धीरे कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद इंडिया अच्छी ग्रोथ के साथ, जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा तो काफ़ी ग्रोथ के पोटेंशियल्स हैं और ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी काफ़ी जल्दी बन सकता है, तो काफ़ी ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेडी वर्कफोर्स। बेसिकली एक डेवलपिंग कंट्रीज के पास एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट होता है कि उनके पास जो वर्कफोर्स है वो लेबर क्लास भी होती है, सेमी स्किल्ड भी होती है, स्किल्ड भी होती है और इंटेलेक्चुअल माइंड्स भी होता है। तो जिस वजह से जो एक रिपोर्ट है उसमें दे से दैट द 50% वर्किंग वर्कफोर्स इन इंडिया इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो अगर ये बिजनेस है, दे कम टू इंडिया एंड सेटअप देयर बिजनेस इन इंडिया, सो उनको जो वर्कफोर्स है वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। दे विल फाइंड रेडीली अवेलेबल वर्कफोर्स इन इंडिया विच इज काइंड ऑफ बेनिफिशियल फॉर देम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वी हैव काइंड ऑफ स्टेबल लॉज इन इंडिया नाउ। सो कंपनीज एक्ट है वो काफ़ी रिवाइज हो चुका है। 2013 में लेटेस्ट कंपनीज एक्ट आया था और उसके बाद कंपटीशन एक्ट आया था MRTP को रिप्लेस करके 2002 में, और उसके बाद पेटेंट्स एक्ट है, ट्रेडमार्क्स एक्ट है। सो बेसिकली सारे एक्ट्स हैं, काफ़ी स्टेबल लॉज है इंडिया में जिस वजह से दिस कंपनीज वोंट फेस एनी इशू। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 100% FDI is allowed in India. One of the coolest ways that these companies can think is that they can bring in investment from outside India, and 100% investment is allowed in India from outside. That is a plus point for them. Besides certain sectors such as atomic energy and defense and railways, in these sectors FDI is not allowed to that extent. Otherwise you can bring your FDI. Next factor is that huge customer base. Being population of 1.4 billion, you will find a huge population in India. So customers को attract करना काफ़ी easy होता है. You can bring in new services, new technology in India, and you can just provide new services to India. So these are the factors that may influence these companies when they are coming to India. So this is an opportunity for India to attract these companies, because a lot of companies are shifting their production from China, and this may be an option to attract these companies in India. So if you like this video and if you have watched this video, then please like this video, share this video, comment, and please subscribe to my channel. That will help me to grow. So thank you so much and bye bye till then.